नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार का आधिकारिक ऐलान हो गया। लखनऊ के लोक भवन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के विधायकों की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री और पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव बीजेपी के सीनियर नेता सुरेश खन्ना ने रखा। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर जो है वो तैयारी अब जोर शोर से चल रही है और अब जो है कल के दिन का इंतजार है जब ये शपथ होना है। और इस शपथ ग्रहण में खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचेंगे। कई मंत्रियों को, नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। तो कल होना है योगी का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के डीसी और एसपी के साथ सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की। सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिवीजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 साल के बाद ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया। सभी जिलों के एसपी और डीसी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसले लिए। मीटिंग में मुख्य सचिव संजीव कौशल भी रहे। संजीव कौशल ने बैठक के बारे में जानकारी दी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी जो हमारे फील्ड में ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर्स हों, रेंज आईजीज हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हों, उनकी बैठक बुलाई गई थी। काफ़ी देर बाद ये फिज़िकल मीटिंग हो पाई। उन्होंने जो मुख्यमंत्री परिवार उत्थान अंत्योदय योजना है उसके बारे में भी जो बातचीत हुई वो भी बताई होंगी। कुछ और चेंजेस भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए की। मुख्यमंत्री जी के बैठक के बाद ऑफिसर्स ने भी बैठ के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। चुस्त और अच्छी जो जिसका दायित्व भी हो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनवाने के लिए काफ़ी पॉइंट्स डिसाइड हुए। एक डिसीजन जो लिया गया है, जो मुख्यमंत्री जी ने लिया, वो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो बनाने के बारे में होगा और उसको अमली जामा हम पहनाएंगे और उसके बारे में रिटन डायरेक्शंस भी शीघ्र जारी हो जाएंगे। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पर कहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स ज़िले में जब भी निकलें अपने कार्यालय से तो वो कोई ना दूसरे महकमों की इंस्टीट्यूशनल जो भी हो, दफ्तर हों, उनकी भी इंस्पेक्शंस किया करें और कुछ कमियां हों या उनको दिक्कतें हों उनको दूर भी करें। कमियां हों तो उसमें इम्प्रूवमेंट का भी काम करें। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट पे बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। आज प्रदेश की जनता परेशान है और महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर भी हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जन आंदोलन हो रहा है, जहाँ पे जाते हैं आप देखना। हम आप कार्यक्रम किया विपक्ष आपके समक्ष, उस टाइम इनको एक्सपोज किया, विधानसभा में इनको एक्सपोज किया, तो इनकी जो कमजोरियां थी वो ले गया है। भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है सबको पता लग गया, पूरे हरियाणा को है। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है, केवल इवेंट मैनेजमेंट के लिए है। मैं तो बजट था उसमें भी अपने भाषण में कहा कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। बजट थोथा बजट है, मतलब बजट का सिर्फ
जो है पिछले 7 साल से चारवाक की नीति पे चल रही है सरकार कि कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। वो नीति है। अब भी कर्जा देखो कितना बड़ा है, 55,000 करोड़ तो कर्जा लेंगे, 56,000 उसका किस्त और ब्याज चुकाने के लिए, और 9,000 करोड़ जो 9,700 करोड़ जो है इनका जो है रेवेन्यू डेफिशिएट है, मतलब उसमें अंतर है, वहाँ घाटा है। पूरा कहाँ करेंगे? इन्फ्लेटेड बजट दिखाते हैं, दिखाओ, सब दिमाग दिखाते हैं लोगों को, लेकिन असलियत नहीं होता। बढ़ के बजट दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा दिखा देंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट भी ज़्यादा दिखा देंगे। इन्होंने कहा बजट जब दिया कि भाई नो टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई या इन्फ्लेशन जो है वो टैक्स है विदाउट लेजिस्लेशन, तो वो लगा रहे हैं। गैस कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, डीजल कहाँ से गया, वेट हरियाणा सरकार वेट कोई कम नहीं किया। तो हर जगह जो महंगाई जो है मार रही है, हर जगह है। ये तो मैंने भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टम सरकार है। पिछले दिनों चीन भ्रष्टाचार की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। उड़ा साहब ये दुर्गति कब खत्म होगी कांग्रेस की? कोई दुर्गति नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि 31 सीट है, 4,000 वोट और आ जाती, 4,000 वोट और आ जाती तो सिंगल लार्जेस्ट होती। दुर्गति कैसे? 15 से 31 में पहुंचे हम, अब के 31 से 62 में पहुंच जाएंगे। दुर्गति कैसे? सर कांग्रेस मजबूत है और मजबूती रहेगी। उड़ा साहब आपको लगता है प्रदेश का नया चेहरा आना चाहिए कांग्रेस की मजबूती के लिए? बस उस पर पार्टी फैसला करती है। वहीं खेल कोटे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि खेल कोटे से छेड़छाड़ करने पर खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा। पुरानी पेंशन स्कीम भूपेंद्र हुड्डा का बयान। खत्म तो कर दिया, मैं तो असेंबली में उठाया था ये कि इससे ज्यादा हरियाणा जो है खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और खिलाड़ी फिर चपरासी लगेंगे, उनका अधिकार नहीं है। मैंने डीएसपी भर्ती किए थे, कल जीन में कहा है जी, कल जीन में कहा खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो अब नोटिफिकेशन होगा तो अभी तो असेंबली में जवाब देना चाहिए था इनको। खत्म नहीं, जब मैं खड़ा होकर बोल रहा था कि भाई नोटिफिकेशन दिखा रहा था ये है तुम्हारी एबीसी में खिलाड़ियों की रिजर्वेशन खत्म है, और फिर बाद में जस्टिफिकेशन देते उस टाइम कहना चाहिए था अब तो करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, तुरंत इनको वापस लेना चाहिए वो नोटिस। ये बड़ा अनर्थ है खिलाड़ियों के साथ, ये बद्दा मजाक है खिलाड़ी हरियाणा खिलाड़ियों के साथ जो अपनी मेहनत पे जिन्होंने पूरे देश और विदेश में अपना नाम कराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि धरती का सीना चीर कर किसान पूरे देश का पेट भरता है और किसान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। सरकारी नीतियों के कारण किसान काफी सुविधाओं से वंचित है। भाजपा सरकार किसानों को दबाने के लिए उन पर अन्याय कर रही है। ऐसा ही मामला खेड़ी जालब तहसील के 17 गांव के किसानों के साथ हो रहा है। किसान फसल के मुआवजे के लिए पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार किसानों की समस्या का समाधान ना करके इनको परेशान कर रही है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान और मजदूर सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इस देश का पेट भरता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे किसान मजदूर अन्नदाता आज मजबूर हैं कि इस बिल्डिंग को ताला लगाना पड़ा और अपना सारा काम छोड़कर यहाँ पर बैठना पड़ा। बहनों को और बहुत काम, आपको सबको बहुत काम है, लेकिन ये मजबूरी है जिसने आपको यहाँ पर बैठा रखा है। और अभी बहुत होते हैं सरकारी बिल्डिंग के, ये सब मानते हैं, लेकिन इस बात को सबसे पहले सरकार को मानना चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि वो कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की उस पेंशन को दोबारा से शुरू करे जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में शुरू किया गया था। दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को दोबारा से रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाकर बसाने की भी मांग की। संगठन के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है, अब ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश में चल रही है, हरियाणा प्रदेश में भी चल रही है, और जब संगठन
उस भर्ती की प्रक्रिया से आने वाले दिनों में संगठन ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर में जो चयनित किया जाएगा, जो भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से मजबूती से हरियाणा में भी संगठन बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखो, कर्जा हमारे समय 61,000 करोड़ था प्रदेश पे, आज वही कर्जा बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया। लेकिन वो 3 लाख करोड़ तो हो गया है, लेकिन आपको एक नया थर्मल कारखाना बताएं, जैसे हमारे समय यमुनानगर में लगा, झज्जर में लगा, हिसार में लगा। कोई नई IMT बताए, जैसे अपने समय खरखौदा में लगी, रोहतक में लगी, मानेसर में लगी, सोना में लगी, फरीदाबाद में, मेवात में, अंबाला में प्रस्तावित थी जो नहीं लग पाई, लेकिन 6-7 IMT जमीन एक्विजिशन भी हुई, IMT भी लगी। ये भारत सरकार नीति आयोग कह रही है और ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और सबसे ज़्यादा महंगाई जिस प्रदेश में हो, तो सबसे ज़्यादा जहाँ महंगाई और बेरोजगारी की मार हो, एक बहुत ही विकराल महामारी का रूप ले लिया। इन दोनों जो है मैन मेड एपिडेमिक हैं ये लगातार जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लगातार मुख्यमंत्री जी तक भी एक मेमोरेंडम देते रहे, उनके लगातार मेमोरेंडम की कॉपीज़ भी हैं और कौल साहब हम आपको बताएंगे जो कहीं वहाँ पे उसमें हैं, ये बारी बारी, मगर इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस पे ज़्यादा नहीं, बार बार वो मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि इसकी जानकारी उनको नहीं थी। आपका प्रश्न सही है जो है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस पे हम आज हमारी मांग है, बहरहाल उन्होंने किस रूप में उसको लिया, वो मेमोरेंडम लेते थे लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती थी, क्या कारण थे वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि इसको दोबारा से बहाल किया जाए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बढ़ोतरी करके कम से कम दुगना होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। अभय चौटाला ने सरकार पर अनाज मंडियां खत्म करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्ति के दावे और वायदे सिर्फ नाम के हैं। जो काम पहले चंद पैसों में होता था, अब उसके दाम 20 गुना बढ़ गए हैं। इस कारण लोग दुखी और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मंडियां खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। वहीं प्रदेश की खेल नीति पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि खिलाड़ियों से ABC कैटेगरी बनाकर धोखा किया जा रहा है। एक तो जो आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है, ये पोर्टल जो बना रखे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, एक जो पब्लिक का आपका जो फैमिली आई कार्ड, एक जो गेट पास मंडियों के, ये जो समस्याएं किसान की है, हम ये जड़मूल से समाप्त करेंगे। ये पोर्टल वोर्टल सब खत्म करके, जैसे पुराने सिस्टम में हमारे राज्य में किसान की फसल बिकती थी, दाना दाना सरकार खरीदती थी, उसी तरह के ऊपर फिर से इसको लागू करने का काम करेंगे। इसी तरह बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 100 रुपए करी थी, आज 35 वर्ष हो गए, आज वो 2500 रुपए है। अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 10,000 से ज्यादा बनती है। अगर लाखों करोड़ रुपया किसी एक उद्योगपति का माफ किया जा सकता है, तो फिर बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये क्यों नहीं हो सकती। हम बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये करेंगे और पढ़े लिखे नौजवान को, आज महंगाई का दौर है, 21,000 रुपया। आज तो जो व्यक्ति इसमें आपके नरेगा में काम करता है वो भी 30,000 से ज्यादा रुपया महीने का कमाता है, तो फिर पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको 21,000 रुपये गुजारा भत्ता क्यों नहीं दिया जा सकता। वो भी हम देने का काम करेंगे। महिलाओं को भी समाप्त करेंगे। ये पोर्टल वोर्टल सब खत्म करके, जैसे पुराने सिस्टम में हमारे राज्य में किसान की फसल बिकती थी, दाना दाना सरकार खरीदती थी, उसी तरह के ऊपर फिर से इसको लागू करने का काम करेंगे। इसी तरह बुजुर्गों के लिए जो पेंशन 100 रुपए करी थी, आज 35 वर्ष हो गए, आज वो 2500 रुपये है। अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 10,000 से ज्यादा बनती है। अगर लाखों करोड़ रुपया किसी एक उद्योगपति का माफ किया जा सकता है, तो फिर बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपये क्यों नहीं हो सकती। यार एक तरफ तो कहती है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे और दूसरी तरफ जो है भेदभाव करेंगे। मुख्यमंत्री कहता है हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, उसमें A क्लास
डायरेक्टर के पद के स्पोर्ट्स के ऊपर हम लोगों को लगाएंगे। हाउस के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही कि भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम उनको A क्लास की डायरेक्टर की पद की नौकरी देने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जो अभी बिल लेकर के आए थे उसमें अमेंडमेंट जो करी है उसमें कर दिया A, B और C तीनों कैटेगरी में कोई स्पोर्ट्समैन की भर्ती नहीं होगी। तो खिलाड़ियों के साथ भी धोखा है, प्रदेश के लोगों के साथ भी धोखा है। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अहिरों की अहिर रेजिमेंट की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले संसद में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी। अहिरों का देश की आजादी से पहले, देश की आजादी में और देश आजाद होने के बाद आजादी को कायम रखने में बड़ा योगदान है। इस बारे में देश के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की। तो अहिर रेजिमेंट की यहां पर जो मांग है, इसको लेकर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अहिर रेजिमेंट के गठन की यहां पर मांग की है। इसका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अहिरों की अहिर रेजिमेंट की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले संसद में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई थी और अहिरों का देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी में और देश आज़ाद होने के बाद आज़ादी को कायम रखने में बड़ा योगदान रहा है। और इस बारे में देश के रक्षा मंत्री से भी बातचीत की गई है। सरकार इस ओर जल्द कोई जायज फैसला लेगी। मांग बिल्कुल जायज़ है। अहिरवाल रेजिमेंट की मांग मैंने पार्लियामेंट में उसको रखा है। सबसे पहले मैंने ही रखा था उसको, और बिल्कुल जायज़ मांग है। अहिरों का बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी से पहले, देश को आज़ाद कराने में, देश को आज़ाद होने के बाद आज़ादी बरकरार रखने में अहिरवाल क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर बहुत अच्छे तरीके से गौर कर भी रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मेरी 2-3 दफ़ा इस बारे में बात हुई है। कोई ना कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। निकल के आए। और रोहतक रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के सब इंस्पेक्टर और लोगों की सूझबूझ के चलते एक युवती की जान बच गई। युवती दिल्ली जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जल्दबाजी में चलती ट्रेन पकड़ने के चलते बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। चलती ट्रेन से महिला का यहां पर पैर फिसल गया और किस तरह से यहां पर महिला की जो जान लोगों ने बचाई, दूसरी तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।